वक्त और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आज की जो खास चर्चा है वो हम करने वाले हैं कि किस तरह से दो एजेंडे को बिल्कुल लोगों के बीच बार बार रखा जा रहा है, उस पर पूरा जवाब, पूरा स्पष्टीकरण आने के बाद भी। और वो दोनों एजेंडा कौन सा है? संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है। तो ये, हालांकि इन सब के बीच देखिए तेज धूप है, गर्मी है, उसके बाद भी गर्म चुनावी माहौल ने सियासी पारा को बढ़ा दिया है। तो गुजरात की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस और उनके सहयोगियों को 3 चुनौती दे रहा हूं। पहली चुनौती क्या? कि वो लिखित में दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। कांग्रेस लिखित में दे कि वो एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले अधिकारों में सेंधमारी नहीं करेगी, पीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस और उसकी सहयोगी की सरकारें हैं वो वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगी। पीएम ने कहा कि शहजादे संविधान को माथे पर लेकर नाच रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। संविधान के लिए जीना और मरना सीखना हो तो मोदी के पास आओ और हमसे सीखो। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी आरक्षण की सीमा से 50% कैप हटाने पर स्थिति स्पष्ट करें। इस बीच राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि ये चुनाव तो संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। तो कांग्रेस ने उत्साहित होकर इसे प्रूफ करने के लिए किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक फेक वीडियो भी शेयर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान ने गरीबों को अधिकार दिया है और बीजेपी इसे फाड़ना चाहती है। संविधान का किताब लेकर जाते हैं। तो बीजेपी पूछ रही है कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो फिर कांग्रेस ने इन दोनों विश्वविद्यालयों से एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को क्यों खत्म किया? ये भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की मंशा पर पीएम मोदी ने सवाल उठाया था कि कर्नाटक सरकार ने ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम समाज की सभी जातियों को क्यों शामिल किया। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत माना था और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से देश के बंटवारे की आशंका उन्होंने जताई थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक बार फिर से देश बंट जाएगा। तो फिर 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्यों ओबीसी कोटे में मुस्लिम समाज को शामिल कर लिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। और यह किया किसने? तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों ने। आरक्षण की इस बहस में राहुल गांधी जाति गणना को भी जोड़ते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर खामोशी क्यों ओढ़ लेते हैं? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी हो, इन सब के बीच इन दो मुद्दों को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है। आपको इस समय हम सीधे लिए चलते हैं गुजरात के जूनागढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा कर रहे हैं। उसके बाद फिर लौटकर इस पर हम लोग खास चर्चा करेंगे। 2024 का ये चुनाव मोदी के एम्बिशन के लिए नहीं, मोदी के मिशन के लिए है। और मेरा मिशन है देश के उज्जवल भविष्य का। मेरा मिशन है देश को आगे ले जाने का। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा क्या है? कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी। लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। मोदी के आने तक देश में 2 संविधान थे। एक संविधान से देश चलता था, दूसरे संविधान से जम्मू कश्मीर चलता था। क्या ये बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान नहीं था?
क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं था? क्या हिंदुस्तान के कोटि कोटि जनों का अपमान नहीं था? मैं सरदार पटेल की भूमि से आता हूं। अगर सरदार पटेल होते तो देश का संविधान जम्मू कश्मीर में भी शान से लगा होता। लेकिन जो काम सरदार साहब का अधूरा रह गया, ये धरती का संतान, आपका संतान, ये सेवक उसे पूरा कर पाया। 370 गई, 370 को जमीन में गाड़ चुका हूं। और मैं कांग्रेस के शाही परिवार को, कांग्रेस के शाहजादे को खुली चेतावनी देता हूं। अगर उनके हिडन एजेंडा है तो हिम्मत के साथ देश के सामने आके कहे कि वो धारा 370 फिर से लागू करेंगे। मैं देखता हूं बाबा साहब आंबेडकर का अपमान करने की उनमें कितनी ताकत है। आपने ત્યાં तो कहे ना, खेल खिलाड़ी ना घोड़ा असवार होना। और इसलिए उनका जो एजेंडा है वो समझने जैसा है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा सीएए, जो लोग हमारे पड़ोस के देशों में जो हिंदू हैं, जो भारत मां के संतान रहे थे, उनका एक ही गुनाह है कि वो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, वो जैन धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं, पारसी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वहां पर उन पर जुल्म होता है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। उनके लिए तो एक ही सहारा है, ये मां भारती की गोद। कहां जाएंगे? उनको मताधिकार देने का मैंने नागरिक का कानून बनाया, वो कहते उसको भी खत्म करेंगे, दोबारा हम पूरी तरह से दिलाएंगे। मैं वो भी कांग्रेस को चुनौती देता हूं, उनके सारे चट्टे बट्टे को चुनौती देता हूं। अब देश में से न फिर से 370 ला पाओगे, न सीएए हटा पाओगे। मैंने 3 तलाक कानूनी रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि मेरे देश की मुसलमान बेटियों को सम्मान से जीने का हक मिले। कोई सरफरा 3 बार तलाक बोल दे और उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाए, और सिर्फ बच्ची की नहीं, उसके मां बाप भाई बहन जिन्होंने उसको शादी करके ससुराल भेजा था, जब बेटी वापस लौटेगी तो उस परिवार का क्या होगा? मैं उन सब की रक्षा करना चाहता था, और इससे मैंने 3 तलाक पर रोक लगाने का कानून बना दिया। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, शाहजादे को चुनौती देता हूं। हिम्मत है तो खुल करके कहिए कि दोबारा 3 तलाक की मुक्ति दे देंगे, और वोट के लिए 3 तलाक अलाउ कर देंगे। ये मोदी है, मुकाबला नहीं कर पाओगे। कांग्रेस के एक सांसद दक्षिण भारत को अलग करने की मांग कर रहे हैं। देश को इतना बांटा, कितना बांटोगे? राजनीति इतनी गिर गई है आप लोगों की। इंडिया अलायंस की पार्टनर पार्टियां वे विभाजन की बात करती हैं। साथियों, कांग्रेस के लोगों को विभाजन की मानसिकता विरासत में मिली हुई है। एक कांग्रेस ही है जिसने सत्ता के लिए देश का विभाजन तक स्वीकार कर लिया था। तमिलनाडु के पास एक पूरे का पूरा आइलैंड, कच्चातीव द्वीप, ये कांग्रेस सरकार ने देश आजाद होने के 30 साल के बाद पड़ोसी को दे दिया। ऐसे ही अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ऐसे ही दे दिया, लो ले जाओ, मौज करो।
और ये सच्चाई अभी अभी सामने आई है कि कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया था कि उस द्वीप पर, उस टापू पर कुछ नहीं है, कोई रहता नहीं है, क्या जरूरत है, ले जाने दो। तो आप सीधा प्रसारण देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर तमाम चीज़ों को लेकर पूछा कि अपने स्थिति को स्पष्ट कीजिए, सीए पर, धारा 370 पर, 3 तलाक पर, ये तमाम चीज़ें। साथ ही उन्होंने बात उठाई कि कांग्रेस विभाजन की बात करती है और कांग्रेस से तमाम चुभते हुए सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में पूछ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि 2 चीज़ों को लेकर के बड़ा उछाला जा रहा है, संविधान खतरे में और आरक्षण खतरे में। तो आज हम उसी पर खास चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर संविधान को खत्म करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। वही नैरेटिव एक बार फिर से सामने आ रहा है। तो जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुनौती दे दी कि कांग्रेस लिखित में गारंटी दे कि वो संविधान को बदलकर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी, देश को बांटने का काम नहीं करेगी। मेरी दूसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, डाका नहीं डालेगी। मेरी तीसरी चुनौती है, कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे, वो बैकडोर से ओबीसी का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खतरे के जवाब में गारंटी दे रहे हैं और बदले में गारंटी मांग भी रहे हैं कि क्या धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, इसकी लिखित गारंटी देंगे क्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब भी दे रहे हैं और पलटवार भी कर रहे हैं। आज इसी पर खास चर्चा, और खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जी, कांग्रेस की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत टीना जी। विश्वास पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विश्वास पाठक जी आपका भी। मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, 2 नैरेटिव पूछा जा रहा है, हालांकि देखिए उस पर कई बार स्पष्टीकरण आ गया। स्पष्टीकरण क्या, गारंटी भी आ गई, लेकिन फिर भी इन 2 नैरेटिव को बार बार उछालने का क्या मकसद है? क्या कहीं ये लगता है कि थोड़ी बहुत संभावना या रास्ता खुलने की संभावना जो है वो यहीं से निकलती है क्या? लाल जी, देखिए समझने की जरूरत ये है कि ये कांग्रेस पार्टी ने या इंडिया गठबंधन ने कोई ये जो आरक्षण और संविधान को अपना एजेंडा बनाया है, ये कोई ऐसी हल्की फुल्की बातें नहीं है कि वो एक तरह से अपना चुनावी माहौल में अपना कोई इंप्रेशन छोड़ने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जी। ये उनकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है
रणनीति का हिस्सा मैं इसलिए कहूंगा कि देखिए ये चीजें उन्होंने आजमाया था, कि आजमाया इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस दौर में पिछले 10 साल में एक लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग बनाया है, जो जिस तरह का इनका जो सेकुलर सो कॉल्ड जो पार्टी हैं उनके जो एक वोट बैंक है, उसी तरह से लाभार्थी वर्ग जो है वो पीएम मोदी का एक सबसे बड़ा वोट बैंक है। और वो वोट बैंक जो है पीएम का लाभार्थी वर्ग, वो कम से कम आज 2019 का भी इलेक्शन आप देखिए तो उसका सबसे बड़ा जो ये था वो लाभार्थी वर्ग का था, जिसमें वो गरीब है, जिसमें वो पिछड़े लोग हैं, जिसमें वो दलित लोग हैं। वो एक बड़ा वर्ग है जो पीएम के सपोर्ट में पूरा कास्ट बैरियर का सब कुछ के पास सामने में कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक लाभार्थी है जो देश के समृद्ध जो विकास की जो एक नई धारा है उसमें वो शामिल हो गए। ठीक है। ये दिक्कत जो इनके सामने में है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विकसित भारत का एक स्लोगन लेके संकल्प के साथ में इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू किए, तो इनको लगा कि इस लाभार्थी वर्ग जो एक बहुत बड़ा वर्ग बन चुका है पूरे हिंदुस्तान में, उसके सामने में ये संविधान खतरे में, लोकतंत्र बचाओ और जाति जो है वो शायद एक इंपॉर्टेंट उनका एक टूल्स हो सकता है। तो जैसे ही आप ये देखिए कि उनका नैरेटिव उसके लिए बना कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जाति गणना का ये नहीं करवा रहे हैं, इसमें वो लोकतंत्र खतरे में है, पार्टी के छोटे बड़े नेताओं की तरफ से आपने यही सिर्फ सुना होगा। ठीक है। तो पीएम मोदी आज इस तरह की जो जवाब चुनौती दे रहे हैं वो कम से कम इस बात के लिए तो ये है भारत में ये देखने की चीज होगी कि भारत में आप सिर्फ र्यूमर बेस्ड जो एजेंडा चलाते हैं उसमें फैक्ट्स जो जमीन पे काम कर रहा है उसको लोग कितना इस चीज को मानते हैं, ये भी एक देखने की बिल्कुल ये निश्चित तौर पर। और जिस तरह से टीना कर्मवीर जी के पास मैं पहले आता हूं। टीना जी, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, दोनों पर बहुत ही बोल्ड जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से आया। प्रधानमंत्री ने तो यहां तक संविधान को लेकर कहा कि आज बाबा साहब अंबेडकर खुद भी आ जाए ना तो ये संविधान खत्म नहीं हो सकता। आरक्षण को लेकर ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद अगर बार बार इस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, राहुल गांधी संविधान का एक किताब लेकर के, एक जो पुस्तक है उसको लेकर के एक चुनावी जनसभा में जाके कह रहे हैं कि यही जो है यही खतरे में है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है टीना जी? शुक्रिया सबसे पहले तो, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रासंगिक और अहम मुद्दा है जी। देखिए संविधान सभा में बाबा साहब ने संविधान लिखते समय संविधान की कॉपी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा था संविधान अच्छे हाथों में रहा तो अच्छा साबित होगा और बुरे हाथों में गया तो बुरा साबित होगा। आज हमारा संविधान ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इन्हीं के नेता जो संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं और ये इनका इतिहास रहा है। 2025 तक आप देखेंगे कि आरएसएस ने हमेशा इस संविधान को लेकर हमेशा बदलने की, समीक्षा करने की बात रखी है और इनके नेता खुलकर मंचों से ये बयान दे रहे हैं कि हम सरकार में इसलिए आना चाहते हैं, 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं ताकि हम इस संविधान को बदल दें। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, देश के प्रधानमंत्री जब बाबा साहब को चुनौती दे रहे हैं तो वो शर्म से उनको अपनी नजरें नीची कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति, आप बाबा साहब को कह रहे हैं जिन्होंने ये संविधान हमें दिया, पूरे देश को ये संविधान दिया, जिसकी वजह से आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बैठे हैं, आज हम आजादी के जश्न मना रहे हैं। मैं और ये संविधान देने के बाद वो बाबा साहब को बीच में चुनौती एक दे रहे सवाल हैं। पूछ लेता हूं। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अगर कहीं इस तरह का बयान दिया, उनकी बातों पर आपको भरोसा है और प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं? और प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संविधान के प्रति सम्मान दिखाया है, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है, गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो हाथी के ऊपर संविधान को रखा था और खुद पैदल चल रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, इन सब चीजों पर भरोसा नहीं है? देखिए मोदी साहब जो आरक्षण हटाओ अभियान जो चला रहे हैं ना, ये दिख रहा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप देखिए कि सारी सरकारी संस्थाओं को इन्होंने चाहे भेल हो, सेल हो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया। उसके बाद सरकारी नौकरियां रही नहीं। अच्छा। सरकारी नौकरियां नहीं रही तो बताइए आप आदिवासी या दलित समाज के लोग जो है निजीकरण के तहत सरकारी नौकरी नहीं ले पा रहे। आरक्षण तो अपने आप ही खत्म हो गया। यूपीए सरकार ने निजीकरण नहीं किया था। खत्म किया जी। यूपीए सरकार ने निजीकरण नहीं किया था, कांग्रेस की सरकार। देखिए यूपीए सरकार के समय आप डाटा उठाकर देखिए
सबसे ज्यादा दलितों, वंचितों समाज के लोग सबसे आगे आए। और आप देखेंगे कि आज देश के प्रधानमंत्री भी जब इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उनको डाटा जाकर चेक करना चाहिए। आज जिस तरीके से आप सोचिए, इनकी सरकार के समय 30 लाख पद खाली हैं, वही पद हम भरने की बात कर रहे हैं, उसमें आप 7 से 8 लाख पद ऐसे हैं। आपके सवालों पर मैं जवाब लेता हूं विश्वास पाठक जी से। विश्वास पाठक जी, टीना कर्मवीर जी ने जो हो जाती है उसमें बड़े और गंभीर सवाल जो कुछ उठाए उस पर आप जवाब दीजिए विश्वास पाठक जी कि क्या आपके दौरान में इस तरह से आरक्षण को निजीकरण करके आप आरक्षण को खत्म कर रहे हैं क्या, या कम कर रहे हैं क्या? सर्वप्रथम मैं हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनको और उनके जो मुखिया है राहुल गांधी जी को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लेके मत घूमो, उसका आदर करो, सम्मान करो और उसको पढ़ो। जिस कॉन्स्टिट्यूशन हमें देश को मिली है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनसे कांग्रेस की क्या ये दुश्मनी थी? जब बाबा साहब अम्बेडकर इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में जाना चाहते थे तो क्यों नेहरू जी ऑल द वे नागपुर के पास भंडारा में आया? उसके बाद उपचुनाव में फिर से कांग्रेस ने उनको हराने की कोशिश की थी। कांग्रेस ने इतने लोगों को भारत रत्न ये पुरस्कार दिया, क्यों नहीं सोचा बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए? इंदौर के पास महू उनकी जन्मस्थली है, वो जन्मस्थली को पुनर्निर्माण करने का क्यों नहीं सोचा आज तक? या आपकी आवाज में कुछ बाधा आ रही है, बार बार आपकी आवाज विश्वास जी कट रही है। क्यों नहीं सोचा? ऐसे अनेक विषय है। कांग्रेस ने हरदम चाहे तब अमेंड किया, 80 बार सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सचमुच भगवान है। हमें जो मेजोरिटी चाहिए, 400 की मेजोरिटी चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि हम धारा 370 समान कलम हटाए। ठीक है, जीएसटी समान कानून लागू। ठीक है, आपकी आवाज में फिलहाल हमें संपर्क टूट रहा है। अब आ रही है? हाँ, बीच में आपकी आवाज कट रही थी। हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को ठीक किया जाए और कनेक्शन को ठीक किया जाए। इस बीच में आप सभी के पास मैं लौटूं उससे पहले जरा देख लेते हैं कि क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है और क्या कुछ फिर जवाब मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आपने देश और जनता के लिए क्या किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, लेकिन क्या किया ये नहीं बताते। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಂಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಳಿ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮೋದಿ ಹೈ तो मुमकिन है, मोदी यहाँ है ಅಂತಾನೆ, मेरी 56 इंच की छाती है ಅಂತಾನೆ। अरे 56 इंच की छाती ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ನಾವು ಟೇಲರ್ ಬಲ್ ಒಯ್ಯಬೇಕಾ ನಿನಗ? ಎಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಜನ ನೀನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳು, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಹೇಳು। ಎಸ್ಸಿಪಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ तो ये तमाम चर्चा तो है ही, लेकिन एक नया टर्म भी आ गया है चुनावी माहौल में, और वो नया टर्म है वोट जिहाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में एक नए शब्द वोट जिहाद का जिक्र किया और इंडी गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम समुदाय को वोट जिहाद के लिए उकसा रहे हैं। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था, और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर
वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है, मौखिक सम्मति दे दी है। ये वोट जिहाद की बात भी कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को ही आगे बढ़ाती है। आ गया एक नया टर्म वोट जिहाद। विनोद जी, जिस तरह से कि ये वोट जिहाद का टर्म आ गया है, प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, ये सलमान खुर्शीद की भतीजी, तभी कह रहे थे कि पढ़ा लिखा मुस्लिम परिवार, प्रधानमंत्री जिक्र भी कर रहे थे, सलमान खुर्शीद की भतीजी ने ये टर्म कॉइन किया है। ये अपने आप में इसने फिर से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया। लाल जी, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को भी और प्राइम मिनिस्टर का जो भी जवाब है वोट जिहाद का, आप ये देखिए कि ये इसके पीछे भी एक कारण है। और वो वजह, ऐसे बेवजह कोई लोग पब्लिक मीटिंग में ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये देखिए कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का एक स्लोगन था, और पॉलिटिक आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी सरकार की, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी एक फिलॉसफी थी। आपने देखा कि दुनिया में भी कई बार इसकी सबका साथ, सबका विकास का चर्चा भी कई जगह, कई फोरम पे भी हुआ था। तो ये सबका साथ, सबका विकास का जो ये था पीएम मोदी का, उसके में आपने एक नया ट्विस्ट दिया। आप जब इस बात को लेके, ये बात बनी, जब आरक्षण की बात लेके आप इसके कैंपेनिंग और इसको एजेंडा में लाए, तो पीएम मोदी ने आपसे पूछा कि ये धर्म के आधार पे आरक्षण के बाबा साहब के उस संविधान में खास तौर से मनाही की गई है, इस अंदेशे से कि अब अगर धर्म के आधार पर आरक्षण होगा तो देश का फिर बंटवारा होगा। तो अब ये जब सवाल इनसे पूछा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद कर्नाटक की एक रैली में इनसे पूछा कि कर्नाटक में सारे मुस्लिम के जितने भी जातियां हैं, शेख पठान से लेके और बाकी जो बैकवर्ड में जो वहां पे कन्वर्टेड थे, उन सारे लोगों को कैसे उसके ओबीसी के इसमें डाल दिया गया है। तो जो पीएम चुनौती दे रहे थे, जो आपने सुनाया था अभी बात, वो वही चुनौती है कि आप ये कहिए कि बाबा साहब के अंबेडकर में जो धर्म के आधार पे आरक्षण प्रतिबंध है, उसे हम लागू नहीं करेंगे। इस बात के लिए उन्होंने चुनौती दी है, आप लिखित रूप से गारंटी दीजिए। टीना कर्मवीर जी, पहले ही ये गारंटी मांगी जा रही थी कि भाई आप गारंटी दीजिए लिखित की, धार्मिक आधार पर नहीं करेंगे। आज हालांकि उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों को उसमें जोड़ा है। इस बीच में आपका पार्टनर, आपकी सहयोगी पार्टी, आपके वरिष्ठ नेता की रिश्तेदार वोट जिहाद कह करके इस चीज को और हवा दे देती है। जी देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। और मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को उनके लिए स्पेशल कोई डॉक्टर प्रोवाइड करने चाहिए उनके इलाज के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रैलियों के अंदर नफरत फैला रहे हैं और जिस तरीके से वो वोट जिहाद वाली बात तो उन्होंने तो नहीं, किसी और ने कही थी। मैं वही कह रहा हूँ कि वोट जिहाद की बात तो कहीं और से निकली है, वो तो उस पर जवाब दे रहे थे आज। नहीं, आप मैंने वो वोट जिहाद सांप्रदायिक सद्भाव क्या है क्या टीना जी? कब तक इस तरीके से जनता से वोट मांगेंगे? आप कहिए ना, आपने नोटबंदी की थी और फिर आपको वो नोट जो है, तो वोट जिहाद कह करके वोट मांगेंगे कि आप गंगा सफाई करने वाले थे, आप तो गंगा मैया की सफाई करने वाले थे। अब गंगा मैया भी पूछ रही है कि आपने तो वादा किया था, कब क्यों नहीं की सफाई? आप तो 15 लाख दे रहे थे, आप तो आपकी विश्वास पाठक जी, आपकी गारंटी बलात्कारियों को बचाने की गारंटी। विश्वास पाठक जी का जवाब पिछली बार भी अभी तक तो उनकी जवाब पूरी नहीं हो पाई थी। विश्वास पाठक जी, वोट जिहाद का नारा आ गया है जी। अभी तक तो देश देखता था, राहुल गांधी जी कुछ भी बरगलाते थे, देश सुनता था। लेकिन अभी उनके प्रवक्ता भी उसी प्रकार से बात कर रहे हैं, ये मुझे जरा आश्चर्य लगता है। देखिए, लव जिहाद के बाद मोदी जी ने जो उठाई है, कुछ हमने नहीं उठाई है। आपने बताया कि कांग्रेस के एक नेता है, उनके बेटी ने कहा है, भैंस भी खोल ले जाएंगे, भतीजी, कांग्रेस नेता की भतीजी है। आज जमीन पे भी कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी, ये भी जमीनी मोदी जी ने। तो जमीनी तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि गांव-गांव में कांग्रेस के लोग मुस्लिम घरों में जाके कह रहे कि भाई वोट दो, मुसलमानों का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है जी। और ये दिखाई दे रहा है जो उन्होंने कहा, उनके भतीजे ने जो कहा है वो एकदम सही है। लेकिन हमें चिंता उसकी नहीं है। हमें चिंता इसलिए नहीं है कि आपने एकदम सही कहा, मिश्रा जी ने सही किया कि गत 10 वर्ष में मोदी जी ने जो
विकास की राजनीति की है, उसके माध्यम से हमारी एक बहुत बड़ी वोट बैंक निर्माण हुई है अंत्योदय के द्वारा, वो बेनिफिशियरीज की। जो लाभार्थी है वो हमारे साथ में है, किसको चूल्हा मिला है, किसको बिजली मिली है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी लाभार्थी को बांटने की कोशिश हो रही है तमाम नैरेटिव के जरिए, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खतरे में कहकर। लेकिन नैरेटिव का जवाब गारंटी से मिल रहा है और बदले में गारंटी मांगी भी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में विश्वास जी जुड़ने के लिए, टीना जी और विनोद जी आपका भी इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का।